तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस शानदार सेशन में आपका स्वागत है। शानदार लोग, एक शानदार दिन, एक शानदार एग्जाम और आज के इस शानदार सेशन में आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग सभी साथियों का अभिनंदन करते हैं और आज जिन साथियों का प्रमोशन एग्जाम था उन साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से गया। कुणाल पांडे जी नमस्कार कर रहे हैं, चंदन कुमार जी सभी को नमस्कार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार सभी साथियों को, सभी की ओर से नमस्कार। तो प्रमोशन एग्ज़ाम का जो दिन होता है वो बिल्कुल ही सौभाग्यशाली दिन होता है, क्योंकि एक बड़े अंतराल के बाद जब आपको मौका मिलता है प्रमोशन एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए, तो आपने जो कड़ी मेहनत की है पिछले दिनों, उस दिन के इम्तहान का दिन होता है, उसके सवालों का सामना करने का दिन होता है। और आज ही एग्ज़ाम हुआ और सवाल आपके सामने है ना। ज़बरदस्त बात है ना राजू नारायण जी, एक थम्स अप चाहिए शानदार तरीके से। तो आज जो है हमारे साथियों ने ये सवाल साझा किए, तो एक ट्रेंड पता चलता है कि किस तरीके से जो है सवाल आने वाले प्रमोशन एग्जाम में IBPS का ट्रेंड होगा, उस तरह से हम तैयारी करते हैं। और फिर नए एग्जामिनेशन के लिए हमको एक आइडिया मिलता है कि क्या क्या चीज़ें हमको देखनी होती है। तो अभी जो इस सवाल हम साझा करेंगे ये है क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए। तो क्लरिकल टू ऑफिसर का ये प्रमोशन एग्जाम जो है, और वाह ये हुई ना एकदम, जब एग्जाम आता है तो ऐसे पड़ाव दिखता है कि इसमें करें क्या, है ना राजू नारायण जी। पीछे का स्क्रीन देखिए, अब पूरे दिन शांत रहता है समंदर, है ना, और एग्जाम के दिन ऐसे लगता है कि भैया ये पहाड़ आ गया पानी का। और फिर देखते ही देखते ना घंटे 2 घंटे में, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है वो होता है 80 मिनट्स का, 1 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। तो ये जैसे पानी की लहर देख रहे हैं ना, आपको एक बड़ा सा पहाड़ जैसे दिखेगा और मिनटों में सेकंड्स में ये पार हो जाता है, फिर आ जाता है एकदम धरातल पर। तो ठीक उसी तरह एग्जामिनेशन का भी आपका जो अनुभूति होता है इसी तरह से। और मन में पहले बहुत सारे बादल छाए रहते हैं कि कैसे सवाल आएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं। और हमारे बहुत सारे साथी तो बहुत सारे चीज़ पढ़ लेते हैं, वो अंदर अंदर की और बहुत सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन आप जब सवालों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं और शानदार तरीके से उन सवालों का सामना आप लोग करते हैं। तो एक नया परिवर्तन ये देखा गया है पिछले कुछ एग्जाम से कि अब ऑप्शन जो है 5 आ रहे हैं, है ना राजू जी, ऑप्शन 5 आ रहे हैं। तो एक नया परिवर्तन है, जैसे JIB CIB में जैसे 5-5 ऑप्शन रहते हैं ना, तो वो 5 ऑप्शन आ रहे हैं। और क्लरिकल टू ऑफिसर में अगर बात करें तो उसके एग्जामिनेशन के 2 सेक्शन होते हैं ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम के लिए। एक जो सेक्शन होता है वो बैंकिंग का सेक्शन होता है जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, और एक सेक्शन होता है लैंग्वेज का जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। तो 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं और 40 जो लैंग्वेज के होते हैं वो 20 मार्क्स होते हैं। तो ओवरऑल जो रिटर्न एग्जाम होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। और अगर स्केल 1 to 2, 2 to 3 अगर हायर स्केल में जाएंगे तो वहां पर वो मार्क्स होते हैं 50 के, लेकिन क्वेश्चन होते हैं 80। तो क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनमें मार्क्स होंगे 50। और वो भी सिर्फ बैंकिंग के सवाल होते हैं स्केल 1 से 2 में, 2 से 3 में। और क्लरिकल टू ऑफिसर में 2 कैटेगरी में होता है, एक बैंकिंग का होता है 60 क्वेश्चन और एक होता है लैंग्वेज का, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आप जो अपने हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं। तो ज़्यादातर साथियों को यही सुझाव रहता है कि बैंकिंग को पहले कर लें, ताकि वो एक क्वेश्चन को 30 सेकंड देके जल्दी जल्दी बना लें, और हिंदी को जो है स्पॉन्टेनियस तरीके से हल करें, वहीं पर पढ़ना है, वहीं पर समझना है, वहीं पर सवाल का जवाब देना है। क्योंकि हिंदी में ऐसा जो है आपने जो बेसिक हिंदी पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर निर्णय लेना होता है। तो आज देखिए हमारे कई साथी जो हैं बस में सफ़र करके आए होंगे, एग्जाम दे के आए होंगे। हमारे जितेंद्र मीना जी देखिए शायद सफ़र ही कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे को ट्रेन व्रेन में है, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, बात करेंगे उनसे बाद में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आज प्रमोशन एग्जाम में आया था, ये सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल, और सवालों के जवाब आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करते हुए देते चलिए। सवाल है, द अवार्ड आर डिसीजन ऑफ द बैंकिंग ओम्बुड्समैन शैल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द अवार्ड अंडर न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। सवाल पूछा गया है कि जब
जो नया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, वन नेशन वन ओम्बुड्समैन स्कीम जो है लॉन्च किया गया नवंबर 2021 में, तो इस योजना के तहत अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन को अवार्ड पास करते हैं तो वो अवार्ड पास होने के कितने दिनों के अंदर जो है आपको इम्प्लीमेंट करना है या उसको कंपनसेशन या जो भी अवार्ड दिया गया उसको पे करना है, ये पूछा गया। तो ये सवाल पूछा गया है, अगर कोई अवार्ड दे दिया ओम्बुड्समैन ने तो उस अवार्ड को रिसीव करने के बाद कितने दिन के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी ग्राहक बैंक की सेवाओं से असंतुष्ट होते हैं या उनमें कोई कमी पाए जाते हैं, डेफिशिएंसी पाए जाते हैं, तो पहले शिकायत बैंक में करते हैं। बैंक के पास 30 दिनों का समय होता है। अगर बैंक उन शिकायत का समाधान नहीं करता है तो ग्राहक के पास एक अवसर होता है कि वो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन के पास सीआरपीसी में वो शिकायत कर सकते हैं, जिसका सेंटर चंडीगढ़ है। उसके माध्यम अलग अलग हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं या ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और जब वो कंप्लेंट ओम्बुड्समैन में आता है तो नए पॉलिसी के हिसाब से ओम्बुड्समैन में जब आपको आपके नोडल ऑफिसर को वो शिकायत मिलती है तो शिकायत मिलने के 15 दिनों के अंदर एक रिप्लाई सबमिट करना मैंडेटरी है। अगर रिप्लाई सबमिट नहीं किए तो एक्स पार्टी अवार्ड ओम्बुड्समैन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 15 दिन में रिप्लाई सबमिट किया और कुछ टाइम मांगा तो पूरा जो कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए 30 डेज होता है। और अगर ओम्बुड्समैन ने कोई अवार्ड पास किया तो अवार्ड पास किया तो उसको जो इम्प्लीमेंट करने का जो समय होता है वो होगा आपको 30 डेज का। 30 डेज का इम्प्लीमेंट करने का समय होगा। जो अवार्ड को आप जो सेटलमेंट करना है, अगर कोई कंपनसेशन देना है तो उसको 30 डेज का टाइम होगा। जो 15 डेज हमारे साथी कई जगह कमेंट कर रहे हैं वो 15 डेज रिप्लाई सबमिट का है कि अगर कोई ओम्बुड्समैन में कोई ओम्बुड्समैन में कोई शिकायत मिलती है तो शिकायत मिलने आपके बैंक को जब शिकायत मिलती है उस शिकायत मिलने के 15 दिनों के अंदर आपको जवाब देना होता है। लेकिन ये सेटलमेंट जो है वो 30 डेज में करना है अवार्ड मिलने के बाद। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी का, इसका सवाल तो हमारे तमाम साथी जो हैं बता देंगे। सवाल पूछा गया बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट। वाह, ये हुई ना बात। बैंकिंग की जो परिभाषा है, बैंकिंग का जो कार्य है, इसको कहाँ परिभाषित किया गया, कौन से एक्ट में, ये पूछा गया। तो ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है, पॉपुलर कैटेगरी का सवाल है कि जो बैंकिंग है जिसको हम रात दिन करते हैं, है ना। अब तो बैंकिंग रात दिन है ना राजीव जी, ठीक है ना, 24/7/365 डेज। आज भी देखो बैंक गए थे राजू नारायण जी, है ना, बैंक से होके आए, कुछ रिकवरी ओटीएस कुछ कैंप लगाए थे, तो अच्छी बात है। जब ज़रूरत होती है तो एक सच्चे सिपाही के तौर पर आप जो है बैंक के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा सम्मान, हमारा आत्मसम्मान, हमारा आजीविका, हमारे परिवार का गौरव इसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है और इस संस्था के कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम स्वतः ही जब ऐसा कोई ज़रूरत पड़ती है संस्था के लिए तो हम लोग चले जाते हैं। तो जी हाँ, बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट। तो बैंकिंग की परिभाषा क्या है कि बैंकिंग की परिभाषा ये है कि ज़रूरतमंद जो जिनके पास ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और स्वीकार किए गए जमा को ज़रूरतमंद लोगों को लोन के रूप में प्रदान करना, ये बैंकिंग है। मतलब जहां पर सरप्लस पैसा है उस सरप्लस पैसा को डिपॉजिट करना और जहां पर डेफिशिएट है वहां तक पहुंचाना, इसको बैंकिंग कहते हैं। तो ये देखिए हमारे राजू नारायण जी बैंक के मैनेजर हैं, यहाँ पर हैं, रस्सी से खींच रहे हैं डिपॉजिट जहां पर है ना, ये स्क्रीन पर देखिए। तो ये रस्सी से खींच रहे हैं, मतलब जहां जहां डिपॉजिट है, जहां जहां लोगों के पास पैसा है, उससे जाके रिक्वेस्ट करके खाता खोल के डिपॉजिट स्वीकार करते हैं। और फिर उसके बाद कोई और साथी आते हैं, पंकज यादव जी टाइप का, है ना, वो क्या करते हैं, फिर वो लोन देते हैं। तो जिनको जरूरतमंद लोग हैं उनको लोन देते हैं। तो ये काम है बैंकिंग का और इसकी परिभाषा दी गई है अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और उनको जरूरत के समय उनको भुगतान के रूप में उनको भुगतान देना, और साथ ही ऐसे लोग जो समाज में रहते हैं और उनको जरूरत है उनको वित्त पोषण करना, ये बैंकिंग की परिभाषा है। सो बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट, अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी साथी जो है शानदार तरीके से इसको सही किए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए इस तरह है, What is the maximum quantum of finance under staff house building loan for clerical staff? वाह, ये तो हमारे कोई मीना जी बता देंगे।
है ना। मीना जी टाइप करके बता दीजिए आपके बैंक में। 10 लाख। हाँ जी, 1 मिनट टाइप सर। करके बता दीजिए। तो 5,40,40। जो स्टाफ हाउसिंग लोन है इसमें क्लरिकल जो स्टाफ हैं उनको जो है 40 है सर। है ना, 40। उनको कितना रुपए मिलता है। तो स्टाफ हाउसिंग लोन में क्लरिकल जो स्टाफ होते हैं उनको मिलता है 40 लैक्स मिलता है, और ऑफिसर को मिलता है कितना, 60 60। लैक्स। 60 लैक्स। तो ये जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, या जो लिपि के कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, अगर वो बैंक में आपके काम करते हैं, स्टाफ हैं, उनको हाउस बिल्डिंग और परचेस करते हैं। तो अभी बहुत सारे देखिए हमारे शंकर जी 50 लिख रहे हैं, कोई 60 लिख रहे हैं, सब अपने अपने बैंक का लिख रहे होंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे हमारे लकड़ा जी लिखते हैं 60 लैक्स, तो वो भी तो पंजाब नेशनल बैंक में है। शंकर जी लिख रहे हैं 50 लैक्स, तो वो वहाँ पर हैं कैनरा बैंक में। तो ये हम बात कर रहे हैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक का। आज मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन हुआ, और ये सवाल जो है उसी बैंक से जुड़ा हुआ है। तो जो क्लरिकल स्टाफ है उनको हाउस बिल्डिंग लोन फ्लैट खरीदने के लिए या बनाने के लिए मिलता है 40 लैक्स। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट। डिमांड प्रोमिसरी नोट जिसमें एक अदाकर्ता जो है वचन देता है कि मैं ये पैसा ले रहा हूं और इतने दिनों में वचन करता हूं कि मैं 1 साल के अंदर ये पैसा लौटा दूंगा, इसको बोलता है डिमांड प्रोमिसरी नोट। तो ऐसे डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड होता है कितना, पूछा गया है। और 3 years from DPN। लिमिटेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड में बैंक जो है अपने दिए गए ऋण की वसूली के लिए सूट फाइल कर सकता है या लीगल कार्रवाई के लिए एक्शन ले सकता है लीगल टूल्स में, तो उसको बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। और लिमिटेशन पीरियड अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर होता है। यहाँ पर पूछा गया डिमांड प्रोमिसरी नोट के लिए, ये पॉपुलर सीरीज का थ्रू आउट 2020-21, 21-22, 22-23 अगर ग्रामीण बैंक के कंसर्न को देखें तो ये लिमिटेशन पीरियड का मोस्ट पॉपुलर सीरीज, वन एंड ओनली पॉपुलर सीरीज का सवाल है। डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड कितना है। तो डिमांड जो प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। वहां पर 5 ऑप्शन देंगे तो हो सकता है किसी साथी से गलती भी हो सकती है। लिखेगा 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट, 3 year फ्रॉम द कुछ कुछ लिखा रहेगा, 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्पेक्शन। तो आप लिख दीजिएगा 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। जिस तारीख को डिमांड प्रोमिसरी नोट लिखी गई है उस तारीख से 3 साल के अंदर इसका लिमिटेशन पीरियड होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये देखिए, सवाल नंबर 5। वाह, पॉपुलर सीरीज का सवाल है ये। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट क्या है, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इंडोर्समेंट यहाँ पर देखिए एक चेक का फ्रंट लिखा हुआ है, फ्रंट है, और उस चेक का बैक साइड है। तो बैक साइड में अगर कोई साइन कर देता है, जो पेई चेक का है वो साइन कर देता है, तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब ये होता है चेक के पीछे साइन कर देना इस उद्देश्य कि उसका भुगतान प्राप्त कर लिया जाए, तो खुद ही कर लेगा या किसी का नाम लिख देगा, तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट का मतलब होता है साइनिंग ऑन द बैक साइड ऑफ चेक फॉर द पेमेंट टू समवन, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। ये भी बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल, मुझे लगता है कितने एग्जाम्स में आए होंगे, है ना राजू जी। ये जितने भी एग्जाम हुए हैं ना सभी में एक एक सवाल जो है, ये एकदम चुने हुए सांसद हैं, ये लगातार मतलब अपना सीट रिजर्व है, इनमें इनको हरा नहीं सकते, ये सीट एक लेकर चले हैं, है ना। तो ये जो है कंफर्म सवाल है जो इंडोर्समेंट से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये अभी इस साल जो है पिछले 2-3 एग्जाम से ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की व्याख्या जो है अंडर सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में की गई है, अंडर सेक्शन 130 के तहत की गई है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये होता है चेक जिसके नाम पे लिखा गया है उसी नाम पे ही वो पैसा जमा होगा, किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं होगा, है ना, दूसरे को हस्तांतरित नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर
जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं शंकर जी हम लोग, फिक्स डिपॉजिट वो नॉट नेगोशिएबल रहता है। फिक्स डिपॉजिट शंकर जी के नाम पर है तो वो महादेव जी को नहीं मिलेगा, वो मिलेगा शंकर जी को ही मिलेगा, उनके अकाउंट में ही मिलेगा, उसको बोलते हैं नॉट नेगोशिएबल। एकदम समझ में आ गया सरल तरीके से। अभी तो आप ही का महीना है महाराज, है ना, शंकर महाराज का महीना है, महादेव जी का महीना है, तो आप ही का चलेगा सब, एफडी भी आप ही का चलेगा, चेक भी आप ही का चलेगा, सब आप ही का चलेगा, सब भोलेनाथ का चलेगा, है ना। नाम भी देखिए शंकर, बेटे भी है शंकर जैसे, है ना। चलिए, तो ये नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा चेक जो अकाउंट पे ही हो और अहस्तांतरणीय हो, मतलब उसमें जो पेई का टाइटल लिखा है उस जो है उस टाइटल से बेटर में पेमेंट नहीं, उसमें ही उसी टाइटल में ही होना चाहिए। इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 130 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यहाँ जो वर्ड लिखा गया है, द वर्ड नॉट नेगोशिएबल सेल नॉट बी कैपेबल ऑफ गिविंग ए बेटर टाइटल टू द चेक देन दैट व्हिच द पर्सन फ्रॉम whom he took। इसका मतलब ये होता है कि जो टाइटल है वो जो ट्रांसफरी है उससे बेटर नहीं हो सकता है। तो जो भी मतलब समझ लीजिए, मैंने जैसे बताया कि अगर उसमें शंकर जी लिखा हुआ है तो शंकर को पैसा नहीं जा सकता, तो वो टाइटल जो है इस तरीके से होगा, वो अहस्तांतरणीय है ना। जैसे कि आपके पास चेक वगैरह आता है ना, तो आप लोग देखते हैं अगर डॉट लगा हुआ है तो डॉट लगा हुआ ही खाता चाहिए, है ना। तो ये नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये हुआ। अब बात करते हैं अगला। वाह, ये सवाल भी बहुत ही पॉपुलर सीरीज का है, इसका सामना तो आप रोज बैंक में करते होंगे, है ना, एक दो जने आ जाते होंगे, दोनों जने। तो पहले हिंदी में समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश में समझा देते हैं। ये पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए पर्सन वांट्स टू ओपन ए जॉइंट अकाउंट विथ हिज रिलेटिव एंड ही वांट्स टू ऑपरेट हिमसेल्फ टिल ही लाइव्स। आफ्टर द डेथ ऑफ हिम हिज रिलेटिव कैन ऑपरेट द अकाउंट। दिस टाइप ऑफ मैंडेट इज कॉल्ड व्हिच मैंडेट। कहने की तात्पर्य है, आपकी शाखा में एक व्यक्ति आते हैं, एक ग्राहक आते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि मुझे एक ऐसा खाता ओपन करना है मेरे रिश्तेदार के साथ कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही ऑपरेट करूंगा, मेरे मरने के बाद ही मैं जो मेरे साथ खाते खोलेंगे जॉइंट अकाउंट उनको दे दीजिएगा। तो ऐसा मैंडेट को क्या मैंडेट कहते हैं, तो ये जॉइंट अकाउंट है। अब इस जॉइंट अकाउंट में ऐसा किया गया, टिल फॉर्मर will live, former will operate the account. After the death of former, the account will be operated by survivor। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मर एंड सर्वाइवर। तो दो तरह के जॉइंट अकाउंट होते हैं, एक आइदर सर्वाइवर जहां पर कोई भी ऑपरेट कर सकता है, आइदर भी कर सकता है, सर्वाइवर भी कर सकता है, दोनों जो है जिंदा रहेंगे, कोई भी कर सकता है। लेकिन फॉर्मर सर्वाइवर में जब तक फॉर्मर जिंदा है फॉर्मर ही उसको ऑपरेट करेगा, फॉर्मर के डेथ के बाद ही पैसा सर्वाइवर को दे दिया जाएगा। और तीसरा होता है जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें दोनों मिलके परिचालन करते हैं कि भाई दोनों रहेंगे तभी परिचालन होंगे, तो ये जॉइंट ऑपरेशन का है। लेकिन सबसे पॉपुलर सीरीज का जो सवाल पूछा गया है ये 2021-22 और ये दोनों साल देखेंगे तो ये सवाल पूछा गया। और एक सवाल भी पूछा जाता था, जो अगर जॉइंट अकाउंट है ए एंड बी, ए की मृत्यु हो जाती है तो मैच्योरिटी के बाद पैसा किसको मिलेगा, नॉमिनी सी है। वो सवाल भी पॉपुलर सीरीज का है, लेकिन ये दोनों सवाल पॉपुलर सीरीज का है। तो अभी इनमें पूछा गया कि एक व्यक्ति आपकी शाखा में आता है और वो ऐसा खाता खोलना चाहता है, संयुक्त खाता अपने रिश्तेदार के साथ, कि जब तक वो जिंदा हो उसका परिचालन वो खुद करेगा, उसके मरने के बाद ही उसके रिश्तेदार को पैसा दिया जाए। ऐसे मैंडेट को कहते हैं फॉर्मर एंड सर्वाइवर। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, शानदार सवाल, और ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है और लगातार पूछे जाने वाला सवाल है। मिनिमम सबेटिकल लीव इज अवेलेबल फॉर बैंक एम्प्लॉय। ये सबेटिकल लीव के लिए पूछा गया है। तो सबेटिकल लीव जो विश्राम लीव कहते हैं, है ना, पालन पोषण लीव कहते हैं, तो ये जो है ये आपको मिनिमम जो सबेटिकल लीव है वो पूछा गया है, और ये आपके एचआर जो पॉलिसी है उसके आधार पर पूछा गया है। और इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्लियर है कि जो सबेटिकल लीव हैं, सबेटिकल लीव जो मिनिमम सबेटिकल लीव हैं वो होगा फॉर 3 months एट ए टाइम। द पीरियड ऑफ सबेटिकल लीव shall be the minimum period of 3 months at a time। तो यहाँ होगा 3 months at a time। The leave shall not be taken more than once in a year। एक बार में एक साल से ज्यादा नहीं हो सकता।
और थ्रू आउट जो आपका सर्विस कैरियर है उसमें 2 साल परमिशिबल है। तो ये पूरा, ज्यादातर वैसे ये पूछा जाता था, ये 2 साल मिल सकता है पूरे सर्विस एरिया, सर्विस आपके कैरियर में। लेकिन अभी इस सवाल में ये क्या पूछा गया, देखिए मिनिमम सबेटिकल लीव अवेलेबल कितना होता है, तो 2 मिनिमम सबेटिकल लीव पूछा गया है, तो वो पीरियड ऑफ 3 मंथ्स होगा। द पीरियड ऑफ सबेटिकल लीव मिनिमम शैल बी ए 3 मंथ्स पीरियड एट ए टाइम, एक समय में मिनिमम 3 मंथ्स होगा। और द लीव शैल नॉट बी टेकन मोर देन वंस इन ए ईयर। अंडर दिस सबेटिकल लीव अप टू 2 years इज परमिशिबल ड्यूरिंग द इंटायर कैरियर, पूरे कैरियर में 2 साल, एट ए टाइम अगर देखेंगे साल भर में 1 साल, और मिनिमम बोलेंगे तो 3 मंथ्स। ठीक है, ये सबेटिकल लीव जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि जो ई-केवाईसी होता है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ई-केवाईसी, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉड, डॉक्यूमेंट फॉर्जरी एंड हैव पेपरलेस केवाईसी वेरिफिकेशन, द ई-केवाईसी सर्विसेज इज मैनेज बाय whom। जो ई-केवाईसी है वो उसको कौन मैनेज करता है, ये पूछा गया है। तो ई-केवाईसी को जो मैनेज करता है वो ये होता है आरबीआई से करता है, और ई-केवाईसी जो है UIDAI, बट ये जो है सी-केवाईसी रजिस्ट्री के माध्यम से होता है। लेकिन इसमें जो सवाल मेरे से पूछा भी बताया गया साथियों के द्वारा वो थोड़ा क्लियर नहीं था कि ऑप्शन कौन कौन से थे। तो ये जो इसके जो अगर मैनेज की बाई करते हैं तो इसको UIDAI ये करता है, आरबीआई मैनेज करता है, और सी-केवाईसी रजिस्ट्री के माध्यम से मैनेज करता है। तो इसका जो उत्तर अभी जो साथी ने भेजा है वो किस तरीके से होगा, हम लोग लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे कि क्या क्या ऑप्शन पूछा गया था, सवाल किस तरह का था, उसके आधार पर आपका उत्तर होता है। तो सेशन के आखिरी में हम लोग इसको जो है क्लियर कर लेंगे, इस 9th नंबर क्वेश्चन को। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, और ये तो शानदार मध्यांचल ग्रामीण बैंक के स्पेशल सेशंस में जब हम लोग डिस्कस किए थे बिजनेस फिगर का, उससे पूछा गया। देखिए सीधा सीधा सवाल पूछ दिया एकदम, है ना, 4 लाइन सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल बिजनेस ऑफ मध्यांचल ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। और ये तो एकदम मोहम्मद समीम भाई ने एकदम लिख दिया, वाह सर 13,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं हम तो, है ना। तो ये तो बिल्कुल इनको याद हो गया, फटाफट ये टाइप कर दिए। तो यहाँ पर जो हमारे शानदार मध्यांचल बैंक के साथी हैं ये कारोबार करते हैं ₹12,890.75 करोड़, 12,890.75 करोड़ का कारोबार करते हैं। और ये जो है बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ 2-3 सवाल आपको पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, जैसा कि आज के प्रमोशन एग्जाम में भी पूछा है। और इसमें ये क्राइटेरिया देखो दिया है हमारे एक साथी जितेंद्र मीना जी ने दिया है कि इसमें ये सवाल पूछा गया कि इनका बिजनेस जो है किस रेंज में है, तो 12,800 से 12,900 ऐसा पूछा गया। तो 12,800 से 12,900 पूछा गया। तो ये भी है, आप अगर आपको ये इस तरह का अभी पूछा जा रहा है, पिछले 2-3 एग्जाम्स हम देख रहे हैं कि बिजनेस फिगर पूछता है तो किस रेंज में है, तो आपको टिक लगाए होंगे 12,800 से 12,900, क्योंकि आपका जो बिजनेस फिगर रहा 31 मार्च 2022 को 12,890.75 करोड़। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये पूछा गया, देखिए व्हाट इज द यील्ड ऑन एडवांसेस फॉर मध्यांचल ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। यील्ड ऑन एडवांस क्या होता है, हम डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देते हैं। किसी को मॉर्गेज लोन देते हैं तो 11%, 12%, है ना, और कहीं पर केसीसी देते हैं 7%, कहीं पर 9%। तो अलग अलग लोन को जो परसेंटेज देते हैं, तो हमारा अगर क्रेडिट मान लीजिए 4,000 करोड़ है, तो उस 4,000 करोड़ पे सभी लोन को मिलाए तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलता है, उसको बोलते हैं यील्ड ऑन एडवांस। तो यील्ड ऑन एडवांस है आपका 9.86% मध्यांचल ग्रामीण बैंक, और ये अच्छा माना जाएगा। यील्ड ऑन एडवांस क्या होता है कि जैसे हम लोग, बैंक का मुख्यतः काम क्या है, डिपॉजिट लेना, ठीक है शंकर जी, पब्लिक से डिपॉजिट लेना। तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट लेते हैं, तो उसमें क्या हमारा लागत है, 0, तो उसमें कोई खर्चा नहीं है। सेविंग अकाउंट है, उसमें 2.75 से 2.90% तक खर्चा है। फिर एफडी, उसमें 6% तक खर्चा है। तो सारे डिपॉजिट में जो हमारा लागत है उसको मिलाएंगे तो वो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आएगा, तो वो लगभग आता है
3.85, 3.95 ऐसा आता है। ठीक उसी तरह लोन को भी हम विभिन्न विभिन्न ब्याज दर से लोन को वित्तीय सेवाएं विस्तारित करते हैं। तो सभी लोन को अगर ओवरऑल लोन पे अगर कितना हमको इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम, अगर उसको देखेंगे तो उसको बोलते हैं यील्ड ऑन एडवांस। इसको बोलते हैं जो हम ऋण पर जो वित्त पोषित करते हैं उसका हमको प्रतिफल कितना मिल रहा है। ठीक है, इन प्रतिफल कितना मिल रहा है वो आ रहा है 9.86। तो 9.86 जो लोन दिए हैं वो है, और अगर 3.85 हम अगर डिपॉजिट लिए उस पर दे रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ जाता है। क्या आता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, इसका जवाब तो हमारे राजीव नारायण जी एकदम दे देंगे बेहतरीन तरीके से हैं। और एकदम क्यों नहीं देंगे, इनके में भी यही सवाल आएगा, है ना। 100% लिख के लीजिए, वो तो एकदम गारंटी देने के लिए तैयार है कि सर ये तो स्टाम्प पेपर पर लिख दो। तो शंकर जी देखो स्टाम्प पेपर निकाल लिए लिखने के लिए कि सर हम तो अभी से साइन कर दे रहे हैं। बोले यही क्वेश्चन आएगा इनके में, है ना। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो सभी चुनाव में है ना, सभी चुनाव में ये सवाल आता है। सभी चुनाव में ये सवाल आता है कि अब की बार ये क्वेश्चन भी है ना। तो क्रॉस कॉर्नर में तो पैरेलल लाइन है। हाँ ये तो सही बात है, एकदम कॉर्नर में है ना। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है व्हाट इज द जनरल क्रॉसिंग चेक। जनरल क्रॉसिंग चेक से पूछा गया है। तो जनरल क्रॉसिंग चेक होता है किसी भी चेक के मुख पृष्ठ पर कहीं भी दो पैरेलल लाइन अगर खींच दिया जाए तो वो हो जाता है जनरल क्रॉसिंग। So the check bears across its face an addition of two parallel transversal line is called general crossing। और जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि वो पैसा किसी को नहीं देना, सीधा शंकर जी के पास जमा करना भैया। किसी को देना ही नहीं है, उसके खाते में ही जमा करना। शंकर जी के पास इसलिए जाना कि वो अपना घर नहीं ले जाएंगे, वो क्या बैंक में काम करते हैं, तो वो सीधे देखेंगे जिसका खाता है उसे खाते में जमा करेंगे। ठीक है, वो काउंटर पर नहीं ले जाना कैशियर के पास, वो सीधा शंकर जी के पास ले जाना और बोलना महाराज ये मेरा देखिए क्रॉस चेक है। तो वो क्या बन, ठीक है बैठो चाय पिलाएंगे, वो बढ़िया है। तो आर्मी वाले हैं चाय पिलाएंगे, या वो समय के हिसाब से, मतलब सुबह जाओगे तो चाय पिलाएंगे, शाम को जाओगे तो कुछ और पिलाएंगे। ठीक है, तो वो जनरल क्रॉसिंग जो है, अगर चेक की किसी फ्रंट जो फेस पर अगर टू ट्रांसफर लाइन आया, इसका मतलब अकाउंट पे ही चेक होगा। द अमाउंट ऑफ चेक विल बी पेड इन द अकाउंट ऑफ पेई, अकाउंट ऑफ पेई के अकाउंट में जमा होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। वाह ये सवाल हुई ना बात, जबरदस्त सवाल। What is the maximum repayment period for two-wheeler loan as per the vehicle loan scheme of मध्यांचल ग्रामीण बैंक। मध्यांचल ग्रामीण बैंक के ये स्कीम्स है, इसमें पूछा गया मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड कितना है। तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जो है वो होगा 5 ईयर्स, लेकिन आपके तो उसमें 5 ईयर दिया है ना। मोहम्मद समीम जी 36 मंथ कह रहे हैं, थोड़ा सा एक बार मिलान कर लीजिएगा क्योंकि हर बैंक की पॉलिसी अलग अलग होती है। बट आपके उसमें जो हमारे साथी ने साझा किया वो स्कीम जो है उसमें 65 ईयर लिखा हुआ है ना। तो मैक्सिमम रिपेमेंट क्या है, 4 व्हीलर में 7 ईयर होता है, 3 साल ही है सर। हाँ 3 साल भी है। चलिए आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, आप अपने अपने बैंक का जो है इसको स्कीम से देख लीजिएगा। बट जो साथी सर ने ये स्टाफ के लिए पूछा था, ये स्टाफ के लिए पूछा था। ओके, तो अगर आखिरी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट ये सवाल आप जो है तो जो साथी हम देख रहे हैं आगे जो है वो अपने अपने स्कीम्स के आधार पर उसका रिपेमेंट देख लेंगे। क्योंकि मैं हमेशा ही बताता हूँ, अगर जो रिटेल स्कीम्स होते हैं, लोन की स्कीम्स होते हैं, उसमें 5 चीज़ें देखनी है। अगर 5 चीज़ें हर लोन स्कीम्स का आप देख लेते हैं शंकर जी, तो आपकी पूरी तैयारी लोन में हो जाती है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तीसरा मार्जिन, चौथा रिपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम, और पांचवा सिक्योरिटी। ये 5 सूत्र का पालन कर लीजिए, आपकी पूरी लोन जो है वो पूरा जो लोन की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है राजू जी, 5 चीजें 5 लोन में, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तीसरा मार्जिन, चौथा जो है आपका रिपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम, और पांचवा जो है सिक्योरिटी। तो कई साथी 3 साल लिख रहे हैं, संजीव त्रिपाठी जी, और साथी जो है 3 साल मध्यांचल ग्रामीण बैंक में लिख रहे हैं। लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिए अपनी बैंक का। सर ये स्टाफ के लिए पूछा था। 84 मंथ 80
हाँ तो सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था क्वेश्चन ये। आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्योंकि अभी सवाल को समझ लें, क्योंकि मेरे पास जो सवाल आया उसी आधार पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप आखिरी में जो है सवाल खत्म हो जाए थोड़ी देर बाद, फिर हम लोग हो जाएगा, दो दो हाथ सामने आमने सामने रहेंगे, सब लोग डिस्कस करेंगे, अच्छा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल आया है, कोई बात नहीं, आप अपना देख लीजिएगा सवाल कैसा आया था, उसके आधार पर सर्कुलर से मिला लीजिए और जो सही है उत्तर देख लीजिए। लेकिन जहां तक एक साथी ने भेजा तो सीधा इसलिए मैंने लिख दिया, टू व्हीलर लोन पूछा गया। अगर टू व्हीलर लोन तो अलग अलग है, आप कैसे साथी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह रहे हैं, कोई स्टाफ कह रहे हैं, तो उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज द मार्जिन फॉर स्टाफ एजुकेशन लोन फॉर अबव 4 लाख एजुकेशन इन इंडिया। अगर स्टाफ का कोई जो है एजुकेशन लोन लेता है स्टाफ रिलेटेड, और स्टाफ के जो चिल्ड्रंस हैं, तो उसमें मार्जिन कितना है अगर वो एजुकेशन इंडिया में करते हैं। तो ये देखिए एकदम हम लोग ना बच्चे की पढ़ाई करने के लिए ऐसा जमा करते हैं ना, है ना शंकर जी, है ना, आपका बच्चा छोटा है एकदम, ये एकदम मटकी भर भर के जमा करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मार्जिन पूछा गया, मार्जिन विल बी 5%, क्योंकि लोन 4 लाख से ज़्यादा है, इंडिया में स्टडी कर रहे हैं, तो ये मार्जिन होगा 5%। तो ये स्टाफ लोन के लिए पूछा गया। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर सवाल पूछा गया, एफ स्टैंड इन RFIA। एक इंटरनल ऑडिट होता है आपके मध्यांचल ग्रामीण बैंक में, जिसको राफिया ऑडिट कहते हैं। और राफिया ऑडिट में पूछा गया एफ का मतलब क्या है, मतलब ये फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ सवाल है। तो बैंक में बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ कंट्रोल मैनेजमेंट पे बहुत काम किया जाता है, जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आपके सारे बैंकिंग पद्धति की मॉनिटरिंग, सारे गाइडलाइन को एडर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, आपका कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या जो भी काम किया जा रहा है उसमें रिस्क तो रेज नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट के तहत ये इंटरनल ऑडिट किया जाता है, जिसको राफिया ऑडिट कहते हैं। और इस राफिया ऑडिट का जो है फुल फॉर्म पूछा गया, उसमें एफ का मतलब क्या है, तो एफ का मतलब होता है फोकस्ड, रिस्क फोकस्ड इंटरनल ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिट किया जाता है, आपके जो भी गतिविधि शाखा में परिचालित की गई है उनमें कितना रिस्क है। तो दो तरह के रिस्क निकाले जाते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। तो बिजनेस रिस्क और कंट्रोल रिस्क के आधार पर आपके लिए अंकेक्षण होता है, जिसको ऑडिट कहते हैं। तो लेखा परीक्षा कहते हैं, आपके द्वारा की गई गतिविधियों का ऑडिट किया जाएगा, उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। नंबर के आधार पर आपके जो शाखा को हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क में वर्गीकृत किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसके ऑडिट फ्रीक्वेंसी, उसका परिसमापन, परिशोधन और जो कार्रवाई किए जाते हैं डिपार्टमेंटल, वो की जाती है। इस इंटरनल ऑडिट जो प्रोसीजर है इसको राफिया ऑडिट कहते हैं, जिसको रिस्क फोकस इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पूछा गया फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ, आपने सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो देखा ही होगा। पी स्टैंड इन CPIO अंडर RTI एक्ट 2005। जो RTI एक्ट है इसमें जो CPIO होता है उसमें पी का मतलब क्या होता है ये पूछा गया। और RTI के तहत कोई भी भारत का नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय से बिना कारण बताए जानकारी मांग सकता है, और ये जानकारी जो है देने के लिए सभी कार्यालय में एक जो है CPIO रखते हैं, और उस CPIO का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो CPIO का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो यहाँ पर पी का मतलब क्या हुआ, पब्लिक ऑफिसर। ऐसा नहीं कि हमारे शंकर जी का ऑफिस में एक RTI मिला तो शंकर जी ने खुद ही जवाब दे दिया, वो ना वो जवाब देने के मतलब अधिकारी अधिकृत नहीं है, उनका जो CPIO है वही जवाब देंगे। और सभी रीजन्स में जो रीजनल हेड होते हैं वो CPIO होते हैं। अलग अलग बैंक जो कार्यालय में उनके जो हेड होते हैं उस सर्कल के, वो CPIO होते हैं। तो P स्टैंड फॉर पब्लिक, एंड CPIO का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये हुई आपका फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन सैंक्शनिंग डेलीगेशन पावर ऑफ स्केल 2 ऑफिसर ब्रांच मैनेजर फॉर लिमिट अगेंस्ट LIC पॉलिसी। अगर LIC पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने के लिए कोई ग्राहक आता है
तो मैक्सिमम जो डेलीगेशन पावर है, लोन सैंक्शनिंग पावर है स्केल 2 का कितना है, तो हमारे मोहम्मद समीम भाई बताएंगे, इसको टाइप करके बता दीजिए कितना है आपको पॉलिसी से देख के, या मीना जी, जितेंद्र मीना जी बता देंगे, है ना, बुक देख के आपका 3 लाख है सर। हाँ 3 लाख है बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो LIC पॉलिसी अगर कोई ग्राहक लेके आता है, तो LIC पॉलिसी में ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का एक सवाल पूछता था कि LIC पॉलिसी में किस बेस को देखते हुए उस पर लोन दिया जाता है, तो वो बेस था उसका सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होता है कि आज अगर LIC पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आज जो पैसा मिलने वाला है हितग्राही को, तो उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, और उस वैल्यू का फिर मार्जिन रख के लोन देते हैं, तो उस सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट लोन देते हैं LIC पॉलिसी में। और इस लोन की जो है लिमिट होती है डेलीगेशन के लिए, सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लिए। तो यहाँ पर स्केल 2 का पावर पूछा गया, तो स्केल 2 का पावर जो है 3 लाख, कितना होगा 3 लाख। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल भी बड़ा पॉपुलर सीरीज का सवाल है। आप बैंक में काम कर रहे हैं शंकर जी, है ना, बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे राजू नारायण जी, और एक ग्राहक जो है विड्रॉल के लिए खड़ा है। तो राजू जी बताइए, ग्राहक जो है आपके, ये देखो आपके सामने ग्राहक खड़ा है, उसका पैसा जमा है, तो आपका रिश्ता क्या कहलाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, जरा बताइए माइक ऑन करके। आप काउंटर पे हैं, भुगतान करने के लिए एक ग्राहक आया पैसा निकालने के लिए, तो उस समय ये रिश्ता क्या कहलाएगा? इसमें डेटर जजमेंट डेटर हो जाएगा सर। भाई मैं तो गारनेसी की बात ही नहीं किया, मैं तो साधारण सवाल पूछ रहा हूँ कि आप काउंटर पे हैं, ग्राहक पैसा निकालने आया, उस समय क्या रिश्ता है? उस समय तो होगा सर डेटर क्रेडिटर का। हाँ वो देनदार, वो हम देनदार होंगे, वो लेनदार होगा, जी हम जो है जी। डेटर होंगे, बैंक जो है डेटर होगा, और कस्टमर जो है वो क्रेडिटर होगा। ठीक बात क्लियर है? लेकिन गारनेसी ऑर्डर आ लेकिन जाने के इसी बाद फिर वो समय ये डेटर। देखिए गारनेसी ऑर्डर आ गया काउंटर पे, तो मैनेजर साहब जी गारनेसी ऑर्डर पढ़ रहे हैं। जैसे ही गारनेसी ऑर्डर आएगा, तो उस गारनेसी ऑर्डर के वक्त जो पैसा उसमें अवेलेबल है उसमें गारनेसी ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, गारनेसी ऑर्डर लग गया, अब रिश्ता बदल गया। अब रिश्ता क्या हो डेटर। गया, वो जो डेटर है वो जजमेंट डेटर हो गया, न्यायिक देनदार हो गया, किसी और का देनदार हो गया। हम जो है डेटर हैं उसी के, हम तो इसके डेटर हैं, लेकिन इनका परिभाषा बदल गया। अब ये क्रेडिटर नहीं रहा, ये क्रेडिटर नहीं रहा, ये डेटर जजमेंट डेटर, मतलब न्यायालय का डेटर हो गया ये, और हम इसके डेटर हैं, तो न्यायालय को हम देंगे ऑन बिहाफ ऑफ जजमेंट डेटर। तो ये रिश्ता बदल गया, ये रिश्ता हो गया बैंक विल बी द डेटर एंड कस्टमर विल बी द जजमेंट डेटर। तो इन केस ऑफ सर garnishee order received, then the relationship between the bank and customer will be, bank will be the debtor and customer will the judgment debtor। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, इसमें पूछा गया था कि गारनेसी ऑर्डर अगर मिलता है बैंक को तो बैंक क्या हो जाएगा। केवल बैंक के लिए पूछा था, बैंक क्या हो जाएगा। तो बैंक क्या हो जाएगा, क्या क्या ऑप्शन था? डेटर हो जाएगा बैंक तो सर। हाँ तो वही तो बात कर रहे जी हैं, है ना, जी जी। ये बात है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 19। ये बहुत ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम चाहे जितना भी आसान हो, लेकिन ये सवाल जो है अपना सुनिश्चित करते हैं, आपको जागरूक करते हैं कि आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को अपने जो ग्राहक हैं उन तक पहुंचाने के लिए। तो व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ अटल पेंशन योजना स्कीम्स? तो इसमें एज क्राइटेरिया पूछा गया है, और ये बार बार क्यों पूछता है हर एग्जाम में? इसलिए पूछता है राजू जी, ताकि 18 से 40 बरस के जो असंगठित क्षेत्र के कामगार आपके काउंटर पे आए तो आप उनको ये पहल कर सको। इसलिए बार बार याद दिलाते हैं प्रमोशन एग्जाम में कि भाई उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी आप उनको ये अटल पेंशन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उनके जीवन की सामाजिक सुरक्षा हो सकता है, एक समय के बाद उनकी आय खत्म हो जाती है, काम करने लायक नहीं होते हैं, तो उनको एक पेंशन बढ़िया सा ऑप्शन दे सकते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में कितना अच्छे से समझे हैं ना कि कितना रुपए जमा करता है, कि कैसे कैसे बेनिफिट उनको मिलते हैं। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया पूछा गया 18 to 40 ईयर्स, तो 18 मतलब साल मस्तिष्क पटल पर छाया रहे सर। हाँ जी, मतलब कि मस्तिष्क पटल पर हमेशा छाया रहे कि छाया रहे, ताकि आप उनको ग्राहकों को ये विस्तारित भी कर सको। इसीलिए ये सवाल पूछता है, भले ही सरल क्यों ना हो। तो आपको ये पूछा जाता है हमेशा अटल पेंशन योजना का एंट्री एज क्या है, तो 18 साल से लेके 40 साल के बीच इस योजना में एंट्री ली जा सकती है। और
पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000 फिक्स और 5000 फिक्स पेंशन के तौर पर उनका कंट्रीब्यूशन तय है। उस कंट्रीब्यूशन के आधार पर उनको 60 साल तक जमा करना है। 60 साल में जमा करने के बाद एक कॉर्पस तैयार हो जाता है और फिर उनको पेंशन स्टार्ट होता है 60 साल के बाद। तो और डिफरेंट केसेस पे हम लोग डिटेल तरीके से सेशन बना हुआ है, आप अपने लॉगिन सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 20, और ये अंतिम सवाल रहेगा आज के सेशन में। फिर अगला जो 20 सवाल होगा या 30 सवाल होगा हम लोग नेक्स्ट कल चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ सवाल पूछा गया प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सवाल पूछा गया है कि किस क्वार्टर के लिए अगर एनरोलमेंट करता है तो सबसे कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। फॉर विच क्वार्टर एनरोलमेंट इज विथ मिनिमम प्रीमियम फॉर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जीवन ज्योति बीमा योजना में परिवर्तन किया गया है। उसके में आप सोचिए जब से ये योजना लॉन्च हुए थे तब से वो प्रीमियम जो था 330 सालाना और 12 रुपये था सुरक्षा बीमा योजना में, उसको जो है चेंज किया गया है। तो ये आखिरी क्वार्टर में अगर कोई एनरोलमेंट करता है प्रीमियम को, जैसे मार्च अप्रैल मई में अगर कोई एनरोलमेंट करता है तो उसका प्रीमियम हो जाता है जो है सबसे कम हो जाता है। हमारे एक साथी ने लिख दिया कितना, 114 रुपये। तो इस तरह से 1 जून से रिवाइज हुआ है, 1 जून 2022 से, और अभी ये सवाल पूछ लिया। देखिए कि प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में जो प्रीमियम है 436 रुपये होता है सालाना। अगर कोई हितग्राही जो है जून जुलाई अगस्त में इनरोल करता है तो 436 पूरा देना पड़ेगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर में इनरोल करता है तो 342 रुपये देना पड़ेगा। दिसंबर जनवरी और फरवरी में अगर इनरोल करता है तो 228 रुपये देना पड़ेगा। और मार्च अप्रैल मई जो आखिरी क्वार्टर है, मार्च अप्रैल मई, क्योंकि 31 मई के बाद 1 जून से फिर से वो स्कीम जो है रिन्यू हो जाता है, तो वहाँ पर 114 रुपये प्रीमियम होता है। तो इसमें जो एक लियन पीरियड है, लियन पीरियड दिया 30 डेज का। पहले ये 45 डेज का हुआ करता था, ये 30 डेज का हुआ। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये योजना का लाभ लिया हुआ है और उसकी मृत्यु जो है 30 दिन के बाद होती है तभी उसको क्लेम मिलेगा सामान्य मृत्यु की स्थिति में। और अगर 30 दिन से पहले मृत्यु हो जाती है सामान्य मृत्यु में तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट से मौत हो जाती है तो इमीडिएटली मिल सकेगा। तो ये लियन पीरियड है 30 डेज का, और इसका कवर पीरियड 1 जून से 31 मई होता है। तो लास्ट वाला जो क्वार्टर है मार्च अप्रैल मई, जिसका प्रीमियम है 114 रुपया। तो ये सवाल पूछे गए, और आज जो हम लोग चर्चा किए ये मध्यांचल ग्रामीण बैंक के सवाल, और 20 सवाल चर्चा किए। आशा करता हूं कि आपको एक ट्रेंड मिला होगा, सवालों का एक नया जखीरा मिला होगा। तो आप अपने बैंक के उन सवालों पे चर्चा कर सकते हैं, और ऐसे ही सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आएंगे। और आप टॉपिक मिलता है आपको कि किस टॉपिक पे पढ़ना चाहिए। जैसे ये एचआर पॉलिसी में सबेटिकल लीव हो गए, फिर ये आपके जो बैंक के बिजनेस फिगर में देखिए यील्ड ऑफ एडवांस एक नया इंट्रोडक्शन आया, इसमें यील्ड ऑफ एडवांस को आप पढ़ेंगे तो शायद आपकी हाथ की लकीरें मंजिल तक न पहुंचा पाएं, लेकिन आपकी अगर मेहनत और लगन और लगातार अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप जब ये से सवाल देखते हैं, जैसे अभी स्केल 1 से 2 के भी सवाल आ गए हैं हमारे पास, 2 to 3 के सवाल भी साथियों ने साझा कर लिया, तो आने वाले दिनों में हम उनको भी चर्चा करेंगे। तो आपके पास एक बड़ा सा एक जो सवालों का डिक्शनरी मिल जाएगा। और यकीन मानिए जो रिकॉल क्वेश्चन होता है ना, वो एक क्वेश्चन आप अगर रीड कर लेते हो तो पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना। रिकॉल क्वेश्चन आप देखिए, एनआई एक्ट है, इतना बड़ा एनआई एक्ट है, 5 सवाल एनआई एक्ट से रिपीट होते हैं। एक जनरल क्रॉसिंग, इंडोर्समेंट, फिर आपका इंश्योर्ड चेक्स, फिर आपका आता है वो जो अभी पूछा गया था चेक में क्या बोलते हैं उसको, इंडोर्समेंट क्या है। तो ये पॉपुलर सीरीज, हाँ जनरल क्रॉसिंग, फिर मटेरियल अल्टरेशन, ये कॉमन चीजें पूछते हैं। तो चलिए, हमारी तो हाथ की लकीरें भी हैं, हमारी तो उस दिशा में, ये देखिए जैसे ये है ना शंकर जी क्या स्टाइल दी है ना, उसी दिशा में हम चल भी रहे हैं, एकदम रेडी टू रिस्टार्ट है। और आपकी मेहनत भी है, आप समय भी दे रहे हैं और लगातार भी मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता तो मिलेगी। और मंजिल तो आपको मिलेगी। अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा,
अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, और जब ठान ही लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। तो आप अगर उसी रास्ते चल रहे हैं तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। अभी कुछ साथी यहाँ पर जो हैं, जो ऑलरेडी आज एग्जाम दिए हैं, हो सकता है अभी अभी आए होंगे, तो उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जो अभी बीच में बात कह रहे थे कि अगर कोई और उनके पास इनपुट है तो बात करते हैं। तो कोई साथी हैं तो हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे संजीव त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है। और जो जो साथी हम लोग चाहेंगे कि कैमरा ऑन कर लें, जो जो दिए हैं, वाह बहुत स्वागत है। अतुल प्रताप जी, वाह शानदार लग रहे हैं एकदम। बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा आपका आज ये अतुल जी? सर बहुत ही अच्छा एग्जाम गया। बैंकिंग से तो बैंकिंग वाले सारे सर्कुलर्स थे, सारी पॉलिसीज थी, लेकिन उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आए थे, आपके जो रिकॉर्ड क्वेश्चंस थे वो उन्हीं में से पूरे क्वेश्चंस आए थे, वो काफी हेल्पफुल रहे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं समझता हूँ, याद आ रहे हैं मुझे, जो सारे आपके रिकॉर्ड क्वेश्चंस में थे। बाकी थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, आज बहुत आपकी वजह से एग्जाम बहुत अच्छा गया। चलिए, और संजू त्रिपाठी जी, आप माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। सर एक और सवाल आया था। बोलिए। डीप फंड किस अकाउंट में जाता है? उसमें अकाउंट नंबर लिखे हुए थे। अच्छा, आपके बैंक के इंटरनल सवाल है क्या? कौन सा अकाउंट नंबर दिया था क्या? हाँ, लेकिन सर्कुलर में कोई अकाउंट नंबर ही नहीं दिया है सर। अच्छा, तो कौन से अपने बैंक के अकाउंट नंबर दिया था उसमें? तो वो कैसे चार जानो? अकाउंट नंबर दिए थे, किसी को नहीं पता होगा सर कौन सा अकाउंट नहीं नंबर होगा, है। किसी को पता चलता है। 85,010 है। हाँ जी, 85,010 बैंक का बीजीएल अकाउंट नंबर है। अभी देखो बैंक के बीजीएल अकाउंट में जमा हो गया। वो हेड ऑफिस में काम कर रहे होंगे, उन्हीं को पता होगा, क्योंकि ये ब्रांच लेवल पे तो आप ट्रांसफर करते नहीं। हेड ऑफिस में बैठा हुआ बंदा जो है वो देखता नहीं है। सर, अभी ब्रांच से सबका ट्रांसफर करवाए थे, सारे अकाउंट का डीप अकाउंट पे ब्रांच से ही करवाए थे उस अकाउंट में। जब ब्रांच से करवाते हैं तब तो फिर तो सवाल लाजमी ब्रांच से आरओ गया था, आरओ से एचओ गया है। आरओ के उसी अकाउंट में गया था 85 वाले में। तब तो ये सवाल फिर तो सही था, क्योंकि डीप इसलिए सवाल पूछा जाता है कि आप सोचिए ना, कोई एक आपका कस्टमर है जिसका पैसा 10 साल से आपके बैंक में पड़ा है और 10 साल से लेन देन करने नहीं आया है, तो ये सवाल इसलिए पूछता है कि भाई ऐसे लोगों को खोजिए, उनको ऑपरेशन कराइए, क्योंकि वो पैसा नहीं तो 10 साल के बाद आरबीआई को देना पड़ेगा। डीप में, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, तो ज़्यादातर नेशनलाइज बैंक में क्या होता है, ये जो सेंट्रलाइज है, ये जैसे ही 10 साल के बाद ये होता है, उनको पॉपअप देता है रीजन्स को या ब्रांच को देता है कि ये पैसा जो है 2 महीने में चला जाएगा, आप इससे ग्राहक से संपर्क करो। तो जो होनहार जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो ग्राहक को खोजते हैं, जो मिल पाते हैं उनसे एक्टिव करा लेते हैं, तो डीप फंड से अनक्लेम से रुक जाता है। लेकिन अगर नहीं मिल पाया ग्राहक, तो वो फंड ऑटोमेटिक जो है मंथ एंड में वो ट्रांसमिट होकर चला जाता है बैक एंड पे। लेकिन अभी अच्छा हुआ आपने जानकारी साझा किया उमेश जी। आपके यहाँ तो मैनुअल करना पड़ता है, जब मैनुअल करना पड़ता है तो सवाल तो ठीक बात है, अगर आपने ब्रांचेस में नहीं कराया जाता, ब्रांचेस में नहीं कराया जाता सर, सर्कुलर में भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तो आपके साथी ने बोला इन्होंने करा होगा, लेकिन मैक्सिमम साइंस आज तक मुझसे नहीं कराया है। ओके। उनको आरओएचओ में रहने का फायदा मिल गया सर। नहीं सर, ब्रांच से ही कराया गया था, वो सर्कुलर एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसको सही माने हैं? ब्रांच से कराया गया था सर, ब्रांच से सब जगह, सारे जगह ब्रांच से कराया गया। चलो बहुत पूछेगा सर डीप अकाउंट का एक क्वेश्चन 1 to 2 में भी आया था। ओके। उसमें क्वेश्चन ये था कि डीप अकाउंट का जो पैसा हम भेजते हैं वो किन अकाउंट्स का पैसा होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, कैश क्रेडिट, ये क्वेश्चन है सर। तो कौन सा उसमें क्या था? सेविंग अकाउंट का पैसा भेजा जाता है? सेविंग अकाउंट लगाया था हम। नहीं देखो, डीप में जाता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट का पैसा 10 साल जो सेविंग और करंट अकाउंट का 10 साल तक ऑपरेट नहीं हुआ, वो पैसा जाता है डीप में। साथ ही साथ जो फिक्स डिपॉजिट है मैच्योर्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट मान लीजिए हमारे शंकर जी हैं, उन्होंने 10 साल के लिए फिक्स किया, तो 10 साल तक तो वो फिक्स रहेगा, लेकिन जैसे ही मैच्योर्ड हो गया उसके बाद उसका
मैच्योर होने के बाद 10 साल नहीं आए तो भी वो डीप में चला जाएगा, फिक्स डिपॉजिट। तो मुझे लगता है सवाल थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि उसमें कैश क्रेडिट बोला गया ना, तो कैश क्रेडिट लोन है वो नहीं जाएगा, लेकिन कैश क्रेडिट में अगर क्रेडिट डिपॉजिट होगा और वो 10 साल तक इनऑपरेट होगा तो चला जाएगा। तो सवाल हाँ को सर, ये था कैश क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस। हाँ तो जाएगा अगर इनऑपरेटिव रहा तो, क्योंकि करंट अकाउंट हो जाता है वो, है ना। अगर कैश क्रेडिट में अगर वो क्रेडिट बैलेंस आ गया तो करंट अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, और कोई सवाल याद आ रहा है? वैसे आप टाइप करके मुझे भेज दीजिएगा। अगर कोई सवाल याद आ रहा होगा आपको तो टाइप करके भेज दीजिएगा, तो मैं उसको अगले सेशंस में उसको ले लूंगा। 1 से 2 का भेज देंगे सर आपके पास। हाँ 1 से 2 का भेज दीजिएगा, तो अगले सेशन में हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना। और अब बाकी कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई साथी जो है कुछ पूछना चाह रहे हैं? हमारे आज के एग्जाम दिए हुए, देखिए होनहार साथी एग्जाम दिए हैं। राजू जी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। स्ट्रेटजी इन्होंने कैसे किया था, कैसे साझा किया था, तो पूछ लीजिए। 2-4 मिनट अपने पास है। सर ई Internal वेस्ट का कब तक स्टोर करके रखना होता है? ई वेस्ट ई वेस्ट को कितने समय तक इंस्टॉल करना होता है? स्टोर करके रखना होता है सर। 6 मंथ हाँ डिस्पोजल दिया था उसमें, डिस्पोजल दिया था ना, 6 मंथ। ये कौन से स्केल में आया था सर 0 to 1 में। अच्छा 0 to 1 में। सर एक्चुअली 0 to 1 का पेपर जो आया था ना, हाँ वो बहुत ही हाई लेवल का पेपर आया था। वो ऐसा लग रहा था कि स्केल 3 का पेपर आया है। अच्छा, अभी तो डिस्कस कर रहे हैं उसी का। 0 to 1 में सर जो पेपर आया था वो हाँ पूरी की पूरी पॉलिसी में भी बहुत डेप्थ में, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का क्वेश्चन था। ओके। और जो सर्कुलर था और पॉलिसी थी, अच्छा मतलब जनरल बैंकिंग के सर मेरे को लगता है कि 5 से 7 सवाल होंगे जनरल बैंकिंग के, बाकी पूरे के पूरे पूरा इंटरनल से था और पॉलिसी थी। मतलब अगर उसमें केवाईसी का भी क्वेश्चन था ना, तो हाँ केवाईसी का क्वेश्चन इस तरह का नहीं था कि डायरेक्ट पूछा था उसमें, उसने 4-5 दे दिया था, जैसे FIU और ये इसमें शॉर्ट फॉर्म दे दिया था कि कौन सा इसमें नहीं है। अच्छा एक सिंपल सा, अब जैसे ये डेफ का पूछा था हम लोगों में, तो डेफ में पूछा था कि BGL अकाउंट नंबर कौन सा है, ये जो तो बड़ा जनरली, अच्छा है। हाँ सर बीपीएल नंबर पेपर किससे जो याद है? बहुत टफ था। हम्म, पेपर जिसको लग रहा होगा कि पेपर आसान था, तो पेपर आसान नहीं था सर। और एक हिंदी का और भी जो पूछा था लेवल सर। ऐसा था कि हिंदी का लेवल भी बहुत टफ था पेपर का। ओके। एक और क्वेश्चन जो सेविंग अकाउंट क्लोज करते हैं या वो करते हैं कितने साल तक रखते हैं मिनिमम मैक्सिमम, ये पूछा था। इसमें कौन सा कभी मतलब नष्ट नहीं करते हैं? लेजर था उसमें, कैशबुक, वॉल्ट रजिस्टर, एक और ऑप्शन था। 5 साल। नहीं, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं था कभी सर। नहीं खत्म, ये ये कभी क्वेश्चन नष्ट नहीं था नहीं करते हैं। एक्चुअली। ये था कर क्वेश्चन ये था कि ब्रांच का जो डाटा होता है या ब्रांच के जो मेंटेनेंस होते हैं वो कौन से रजिस्टर में मेंटेन होते हैं। अच्छा, हाँ, ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन था उसमें सर वॉल्ट था, जनरल लेजर था और ब्रांच रजिस्टर था, और 1-2 और ऑप्शन था। ओके, जनरल लेजर होगा ना सर? जनरल लेजर, जनरल लेजर। सर उसमें ये सवाल नहीं था, सवाल ये था कि किसको हमेशा के लिए आपको स्टोर करके रखना पड़ता है। हाँ, यही सवाल था, यही सवाल था। सर यही सवाल था, हमेशा के लिए स्टोर करके रखना होता है। और ये था सर बैंक रजिस्टर ऐसा था सर, सिक्योरिटी वॉल्ट रजिस्टर। रजिस्टर, कैश रजिस्टर, लेजर और एक और ऑप्शन था। अच्छा, तो आप लोग सवाल को थोड़ा लिख लिख के भेज दीजिएगा, तो अगले सेशन में चर्चा कर लेंगे। देखिए 60 सवाल आते हैं, तो ये 20 सवाल तो आज हो गए क्लरिकल टू ऑफिसर का। एक काम करते हैं, कल हम लोग 30 सवाल और हल कर लेंगे, तो आपको पूरा पूरा एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ताजा ताजा अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आज सारे सवाल याद हो जाएंगे। अभी बहुत सारे साथी हैं और भी सवाल भेज रहे हैं, मैं व्हाट्सएप में देख रहा हूँ अभी इस बीच, तो मुझे लगता है कि कल तक सारे सवाल हो जाएंगे। तो हमको उसमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कठिन सवाल आ रहे हैं, तो कैसे कैसे आ रहे हैं, तो हमारे अन्य साथियों को मदद हो जाएगी। क्योंकि IBPS का जो ट्रेंड पकड़ने का एक ही तरीका है, जो साथी भाग ले रहे हैं उनसे सवाल ले लिए जाए। अदरवाइज ये जो डिस्कस करते हैं हम लोग रिकॉल क्वेश्चन, देखिए आज जो पॉपुलर सीरीज के क्वेश्चन है ये तो आएंगे ही आएंगे। अभी जो आप लोग नए क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी हमारे अंशुमन जी हैं और हमारे अतुल जी हैं, तो ये नए क्वेश्चन भी जानने की ज़रूरत है। जब नए क्वेश्चन आते हैं तो हम उस पर चर्चा करेंगे और अपने अपने बैंक के पॉलिसी के हिसाब से उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग थोड़ा सवाल जरा ध्यान लगा के, अतुल जी भी भेजेंगे, सभी लोग भेज देंगे। उमेश जी आप भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, और भी साथी जो जो भाग ले रहे हैं, उमा शंकर जी और जो भी साथी हैं, अभिनंदन जी जो भी भाग लिए हैं, उनको सवाल लिख के मुझे भेज दीजिएगा, ताकि हमारे साथियों को मदद हो जाएगी और एक डिस्कशन भी हो जाएगा अच्छा सा। फिर अपना अपना आकलन भी कर सकते हैं आप, है ना।
तो चलिए, आपका काम था कर्म करना, आपका काम था मेहनत करना, आपका काम था लगन से पढ़ना, आपका काम था उस दिशा में चलना। आपने चला, साहस किया, सवालों का सामना किया। जो भी होगा परिणाम, जो भी होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। जीत गए तब भी पार्टी, सफल हुए तब भी पार्टी, असफल हुए तब भी पार्टी। सफल हुए तो अतुल जी पार्टी देंगे, असफल हुए तो शंकर जी पार्टी देंगे। हमारे पास तो बहुत सारा, हम एकदम बिल्कुल पूरे सेट हैं एकदम है। तो इन साथियों के साथ मैं, आप लोग देखो एकदम बारिश हो रही कि नहीं हो रही पता नहीं आप लोग के शहर में, हमारे यहाँ तो बारिश खूब हो रही है। तो कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीवन है, सुख दुख लगता रहेगा। कभी हम एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, कभी ऐसा है कि झूम के सावन बरसता है, जैसे बादल फट जाता है। तो आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। मतलब हमें अच्छा चीज लेना है, अच्छा चीज देना है, ज्ञान को ग्रहण करते चलिए, सीखते चलिए, और आप लोग भी बारिश का मजा लीजिए। जिन जिन साथियों ने एग्जाम दिया उनका हौसला अफजाई करता हूं, क्योंकि उन्होंने शानदार तरीके से सवालों का सामना किया होगा, सीखे होंगे। परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। परिणाम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर सवाल कठिन आया है तो सभी के लिए आया होगा। अब हमारे पास 50 नंबर आज बुक हो गया। 50 में अगर हमको 35 नंबर मिल जाते हैं आज के लिए, तो समझ लीजिए आप टॉप लिस्ट में रहेंगे, टॉप में रहेंगे। क्योंकि कठिन रहता है तो 35 बहुत टॉप कैटेगरी का माना जाता है 50 में से। लेकिन अगर मॉडरेट रहता है तो 40-42 नंबर चाहिए। लेकिन अभी जैसा हमारे साथी का फीडबैक आ रहा है साथियों का कि कठिन आया था, तो मान के चलें अगर 30 से 35 रहेंगे तो आप अपने बढ़िया नंबर में रहेंगे। अब आता है आपका अप्राइजल। अप्राइजल तो सभी साथी का अच्छा होता है। देखो ये हमारे अतुल जी एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं, इनका नंबर पूरा होगा, अंशुमन जी का नंबर पूरा होगा, है ना। सभी लोग अच्छा काम करते हैं, क्योंकि काम करने का ऑप्शन ही नहीं है, 2 ही जन है, एक मैनेजर और एक है, तो काम करेंगे नहीं तो कौन करेगा, है ना। तो काम अच्छा रहेगा अप्राइजल। अब दूसरा भाग होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आते हैं 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स में कोशिश करेंगे हम लोग मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए। तो उसके लिए हम लोग जो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से देखनी होती है। तो जैसा कि अभी छोटा सा याद दिला दिया हमारे अतुल जी ने, तो मैं उनके लिए बता दूं, इंटरव्यू के लिए जो आपको तैयारी करनी होती है, एज सच कोई एक्स्ट्रा तैयारी इंटरव्यू के लिए करनी नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमको, हम जिस काम को देख रहे हैं पिछले 3 साल से जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में इंटरव्यू लेने वालों की अपेक्षा रहती है कि जो हमारे अतुल जी जिस काम को पिछले 3 साल से करते हुए आ रहे हैं, उसमें उनकी प्रतिभा होनी चाहिए। अगर उससे वो जुड़ा हुआ सवाल कोई पूछा जाए तो उसका जवाब जो देंगे वो सही होना चाहिए, ये अपेक्षा रहती है। दूसरा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके उत्तर देने का तरीका, आपके देखने सुनने का तरीका से ये उनको हाव भाव से ये पता चल जाए कि जो रोल के लिए हम इनको चुन रहे हैं उसमें वो सही तरीके से फिट बैठेंगे। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि आपको इंटरव्यू के दिन ये स्थापित करना है पैनल के पास कि भाई मैं आपके काम का हूं, मेरे को चुन लीजिए, मेरे को टीम में शामिल कर लीजिए, मैं अच्छी बल्लेबाजी कर लेता हूं, मैं अच्छी गेंदबाजी कर लेता हूं, मैं फील्डिंग अच्छा कर लेता हूं। ये अगर आप दिखा पाए कि हाँ सर मैं आपके काम का हूं, मेरे को अपनी टीम में शामिल कर लिए, तो आपका इंटरव्यू सफल हो गया। उसके लिए बहुत सारे आयाम और सीखेंगे कि आपके पास रिकॉर्ड में क्या देखना है आपको, और क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। लेकिन अभी जो है आप लोग से विदा लेने का वक्त आ गया। कई सारे साथियों का और व्हाट्सएप भी आ रहा है। तो आप सभी को अब एक अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे कार्य निष्पादन और आज के बेहतरीन प्रमोशन एग्जाम का सामना जिस साहस के साथ किया उसके लिए हौसला अफजाई करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, इस बदलते हुए सावन, बरसते हुए सावन में।
आप लोग मजा लीजिए और एक रात्रि विश्राम करिए और आसमान की तरफ जरूर देखिएगा। आकाश जो है, हम लोग जो भी चल रहा है आकाश में, वो आकाश की तरफ एक बार जरूर देखिए, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को, क्योंकि वहाँ की क्षमताओं का हम लोग जो है अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा करने में करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर। गुड नाइट।